हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुस्सलाम आपका डिकोड एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर लें। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपका अभी तक जो हाई कोर्ट के पेपर हुआ है वो 2009, ठीक है, 2009 के बाद 2014 में हुआ, 2016, 2017, 2019 और 2020, ये कुछ पेपर जो रिसेंटली हुए हैं उनका यहाँ पर पूरा है। पहले आर ओ साथ में होता था, फिर बाद में ये अलग हो गया। 2009 की अगर हम बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, ठीक है। एक एनालिसिस पहले होना ज़रूरी है। 2014 की बात करें तो इसमें पेपर का क्वेश्चंस बढ़ गए, 18 हो गए। फिर जब 16 की बात करते हैं, 16 में आपके क्वेश्चन फिर 10 आए। तो देखिए, एक बार 10 आ रहा है, फिर 18, फिर 10, मतलब पैटर्न बदल रहा है। अब 17 से थोड़ा सा पैटर्न और बदला। अब यहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ है, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन आए 25, ठीक, अच्छे खासे क्वेश्चन बढ़ गए। फिर 19 में फिर इसी के करीब रहा 18 क्वेश्चन और 20 में लगभग 23 के क्वेश्चन। तो अगर आपको देखा जाए तो ऑन एवरेज आपके पेपर में 20 क्वेश्चन तक इस एरिया से बन सकता है। साइंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स पैटर्न आ रहा है और आज के टाइम में जैसे जैसे पेपर आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, स्टैंडर्ड पेपर का भी बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम आज 2 साल के पेपर को डिस्कस करेंगे, 2009 और 2014 को। एक एक करके 2-2 साल के पेपर लेके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर एक साथ आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाई कोर्ट ARO 2009 से 2020 के बीच विज्ञान के जितने पेपर हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं 2009 से। 2009 जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, समुद्र के पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू नो द डेप्थ ऑफ सी, और या समुद्र के अंदर डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार, रडार, लेजर, मेजर। तो रडार जो होता है वो तो हॉरिजेंटली चलता है, रेडियो वेव पर। सोनार जो होता है वो साउंड वेव पर चलता है और वो समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं सोनार की, तो सोनार किस तरह से वर्क करता है? देखिए, इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। देखो, शिप से आपने सोनार लगा होता है नीचे, और जैसे ही वो एक सिग्नल भेजता है साउंड वेव का, टकरा के वापस आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम आराम से वहाँ से डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो ये सोनार होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का एक बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट है। वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, विशाखापट्टनम, गोवा, श्रीहरिकोटा, चेन्नई, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जो पोजीशन है, वो स्थिति है, वो है श्रीहरिकोटा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कि आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का ये फ्रंट गेट का आपका ये एरिया है और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है श्रीहरिकोटा, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इसरो। ये किसका हिस्सा है? इसरो का है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में, है ना। और इसरो से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसरो के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। कभी कदार बहुत बेसिक क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब फॉर्म हुआ? 15 अगस्त 1969 को। उस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाचा नेहरू थे, ठीक है। और इसरो के पापा या फाउंडर या जनक किसे कहा जाता है? इसरो के फाउंडर कहा जाता है विक्रम साराभाई को। इसे याद रखिएगा, विक्रम साराभाई, है ना। विक्रम साराभाई जो थे
फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो, इसरो के स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, दो चीज़ों के पापा बहुत पूछे जाते हैं, एक तो स्पेस के, दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक या पापा हैं वो कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट जो बनाया वो था आर्यभट्ट, तो इसे याद रखिएगा। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ताप का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा? लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, कौन सा है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है, बल्कि सबसे बेस्ट चालक जो हीट का होता है वो सिल्वर ही होता है। ठीक है, अब इसका एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, फिर ब्रास, फिर आयरन, फिर लेड, फिर स्टेनलेस स्टील। तो टॉप 3 में ये सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम है। और सबसे बुरा कंडक्टर होता है वैक्यूम, फिर एयर, फिर स्टायरोफोम, है ना। तो ये याद रखिए, बॉडी फैट, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, चलिए इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन से होते हैं? सीमांत रंग मतलब इंद्रधनुष, मतलब जब इंद्रधनुष बनता है तो 7 रंग विब ग्योर का पैटर्न बनता है। ठीक है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से जनरेट होने वाला एक फिनोमिना है। ठीक है, इंद्रधनुष प्रकाश के बोल सकते हैं डिस्पर्जन पर आधारित है। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन सी घटना हो रही, प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, पूर्णांतिक परावर्तन भी हो रहा है। तो ये इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश की मल्टीपल फिनोमिना पे बेस्ड चीज़ होती है। इसमें स्टार्टिंग का कलर होता है वायलेट और आखिरी कलर होता है रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सीमांत, सीमांत मतलब किनारे के कलर यहाँ पे कौन से हैं? कॉर्नर्स के कलर हैं वायलेट और रेड। तो देखो बैगनी और लाल, हाँ ये मिल गया, तो ये हो गया आपका सीमांत कलर। ठीक है, तो याद रखिएगा मिड कलर कौन सा होता है? देखो 7 रंग है तो 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, मिड का कौन सा हो गया? ग्रीन। तो मिड कलर पूछेगा तो ग्रीन। हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही रंग कौन सा होता है? येलो, इसीलिए टैक्सी पीले रंग की बनाई जाती है ना। हमारी आंख सबसे तेजी से कौन सा रंग कैप्चर करती है? येलो। वैसे तो सबसे दूर तक जाने वाला रंग कौन सा है? लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल ये तो बात हो गई इसके बारे में, हमारे इंद्रधनुष की सीमांत रंग के बारे में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल साइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक बड़ी खतरनाक गैस है, लेकिन इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये इसका सही जवाब है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करते हो, जैसे आप सिगरेट पीते हो, हुक्का पीते हो, या कहीं धूप में खड़े होकर गाड़ी के धुआं खा रहे हो, है ना, मतलब भीड़ भाड़ में खड़े हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जो सिगरेट पीते हो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हुक्का पीते हो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आपके ब्लड के साथ मिलता है तो आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं स्मरगुलेटिंग गैस या दम घोटू गैस। क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस। तो दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, फिलहाल भोपाल की जो घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड पे थी। भोपाल पे जो बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई और भोपाल में हुई, है ना। भोपाल में जब ये घटना हुई तो वहाँ पर, ठीक है, वो फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड, फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड था। ठीक है, वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक कर गई और जितने लोग मरे तो मरे ही, साथ ही साथ क्या हुआ? इनके जेनेटिक डिसऑर्डर हो, इनके अंदर म्यूटेशन हो गया। आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो गई हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये काला दिन है हमारे इतिहास का, इसे याद रखिएगा। दिसंबर 3, 1984। तो भोपाल की जो घटना है 1984 की है, इसे याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन में कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है,
कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो इसका जवाब जल्दी जल्दी से कमेंट में देते जाइए, और इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी और डी में फंसाया है। ठीक है, ये वर्ड, ये लास्ट का जो अक्षर है उससे अंतर बन गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, साधारण नमक। ठीक, आता है अगले क्वेश्चन में, बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज होती है। ठीक है, बुढ़ापे से संबंधित जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं गैर्नेटोलॉजी, इसे याद रखिएगा। और बाकी ऑन्कोलॉजी जो होती है वो कैंसर से रिलेट करती है। किससे? कैंसर से। और टेट्रोलॉजी जो होती है बॉडी के जो अनवांटेड डिफॉर्म्स होते हैं, जैसे दो सर वाले बच्चों के दो सर जुड़े होते हैं, या दो सर हो गए, दो हाथ हो गए, या अंगूठा दो ज़्यादा हो गया, तो जो एबनॉर्मल भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है बॉडीज़ की, वो इसमें टेट्रोलॉजी में होती है। ऑर्निथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है। बर्ड्स मतलब चिड़ियाओं की स्टडी की जाती है ना, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ऑर्निथोलॉजी जो अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, उनके लिविंग बिहेवियर्स की स्टडी करना। ठीक है, टेट्रोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी द कॉजेज एंड मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। बॉडी में जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना, दो अंगूठे हो गए, या बॉडी में कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गया ना, बच्चों के सर जुड़े होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम टेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, स्टडी ऑफ कैंसर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। हेमेटोलॉजी बहुत बार पूछा था, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन मतलब त्वचा का। ऑडनोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम, दांत का और कीड़ों का, दांत में लगने वाले। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, है ना। ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ आइथ। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होता है किडनी की स्टडी करना। किसकी? किडनी की करना। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टडी ऑफ लीवर, लीवर की स्टडी। हेप्टोलॉजी, माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ एल्गी होता है फाइकोलॉजी, है ना। एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। वायरस या विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। किडनी का जो मैंने बताया नेफ्रोलॉजी होता है। कैंसर का ऑक्नोलॉजी होता है। ब्रह्मांड की अध्ययन करना, ब्रह्मांड का अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी, है ना, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। बर्ड का भी मैंने बताया ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, बोन्स का ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का ओलोलॉजी। ठीक है, सपनों का अध्ययन करना ओनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ हेयर ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज एप्थेमोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड फिलोलॉजी, है ना, फिलोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ ब्रेन इंसेप्थोलॉजी। स्टडी ऑफ नेल कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द बिगेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है थायराइड, लीवर, यकृत मतलब अग्नाशय, फिर आता है अग्नाशय, और इनमें से कोई नहीं, है ना। लीवर है मतलब यकृत है, अग्नाशय मतलब पैनक्रियास, है ना, इसको पैनक्रियास बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं, और थायराइड को थायराइड बोलते हैं। ग्रंथि या ग्लैंड क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर? ग्रंथि आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, ग्रंथियां दो तरह की हो, बल्कि हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डक्ट, डक्टलेस एंड मिक्स्ड। ठीक है, एक जो
हार्मोन रिलीज करती, एक जो एंजाइम रिलीज करती है, एक जो दोनों रिलीज करती है ना। और हमारे बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो है लीवर, यकृत, है ना। ये आपकी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। और आपकी बॉडी में वो ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम, ठीक है, हार्मोन भी रिलीज करे और एंजाइम भी रिलीज करे, वो कौन सी है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये शरीर की सबसे बड़ी, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इसी को ही कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्लैंड जो आपके सर में होती है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि पैनक्रियास कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो 3 हार्मोन करता है, ठीक है। एक तो आपका ग्लूकागन, उसके बाद इंसुलिन, और फिर स्टोमेटोस्टेलिन, है ना, इसे याद रखिएगा। और एंजाइम में ये ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज रिलीज करता है। तो पैनक्रियास एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। वैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा स्किन होता है, इसे याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति वाले डोनर से रक्त प्राप्त कर सकता है? मतलब इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति डोनर से रक्त प्राप्त कर सकता है? डोनर से रक्त मतलब वो कौन है जो सबसे ले सकता है, ठीक है, वो कौन सा है व्यक्ति है? इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले डोनर से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो वो जो किसी से भी, डोनर कौन होता है? डोनर होता है दाता। दाता कौन है आपका? ओ। डोनर कौन है आपका? ओ। और डोनर से रिसीवर, एक्सेप्टर कौन है? ए बी। तो याद रखिएगा, कौन रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले डोनर से रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है और ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें ब्लड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका ब्लड में जो होता है, 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। तो जो ब्लड ग्रुप, जो बोल सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वो है ओ। और किस ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी। ये याद रखिएगा, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है? वो आपका ओ है। और एंटीबॉडी एक भी किसी में नहीं है, वो है आपका ए बी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक। तो यूनिवर्सल डोनर जो एग्जैक्टली होता है वो होता है ओ माइनस। क्यों? ओ प्लस क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई देखो, ओ प्लस जो है वो सबको दे सकता है, ओ माइनस को नहीं दे सकता है, लेकिन ओ माइनस सबको दे सकता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है भाई? ए बी प्लस, क्योंकि वो सबसे ले सकता है। लेकिन ए बी माइनस जो है ना, वो देखो, वो आपका सिर्फ एक फिक्स पैटर्न पे ही ले सकता है, माइनस वालों से ले सकता है, प्लस वालों से नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये इसका चार्ट है, ठीक है। और आप इसे समझ सकते हैं कि कौन किसका ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है, ठीक। बात क्लियर है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है ब्लड में ही, ठीक है। ब्लड की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। देखो, फादर का ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप। अगर फादर का ब्लड ग्रुप आपका क्या है? ए है, और मदर का भी ए है, तो बच्चे में या तो ए होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, है ना। अगर फादर में बी है और मदर में ए है तो बच्चों में
ए बी ओ कोई भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पूछा जाता है। मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए हो और एक का बी हो तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाएगा, कोई भी पाया जा सकता है। देखो ये वाली कंडीशन भी इसी की है, ठीक है। यदि मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो दूसरे का ए हो तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ओ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और अगर ए ओ हो तो ये। तो देखो यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि माता पिता में से एक ए बी हो और एक ओ हो, मतलब एक सर्वदाता हो और एक सर्वग्राही हो, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, माता पिता का रुधिर वर्ग उनमें नहीं पाया जाएगा। उनमें या तो ए होगा या तो बी होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों के ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो पूछी जाती है। खास तौर पे ए क्रॉस बी की पूछी जाती है और ए बी क्रॉस ओ की पूछी जाती है। तो मैंने दोनों आपको यहाँ बता दें, इस टेबल पर आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके 2009 के क्वेश्चन। अब 2014 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2014 के ROARO में सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कीलें डालें और लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का प्रेक्षण करें तो यह रंग परिवर्तन होगा। किस तरह से परिवर्तन होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और कुछ लोहे की कीलें डालें तो लगभग 30 मिनट के बाद क्या रंग में होगा भाई, कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ क्रिया करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फिर नीले से फीके हरे रंग का सॉल्यूशन आपको सरफेस पे मतलब नीचे निक्षेप के रूप में जम जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर को रिलीज कर देगा और वो नीले से फीके हरे रंग का मिश्रण देकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप में वृद्धि करने से पर नीचे दिए गए किस समुच्च की परिघटना में वृद्धि होगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विसरण, विलेयता, गैसों का प्रसार, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने में जरूरी नहीं विलेयता बढ़े, है ना। कोई भी सब्सटेंस जरूरी नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा डिजॉल्व हो, इसीलिए हमेशा विलेयता वाला तो आप बाहर ही कर दोगे, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। विलेयता यहाँ पर भी है, इसको ही बाहर कर दो, विलेयता इसमें भी, इसको ही बाहर कर दो, बचा क्या, डी वाला, ठीक है। ताप बढ़ाने पर किसी भी सब्सटेंस की जरूरी नहीं कि विलेयता बढ़े, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। लेकिन वाष्पन की दर हमेशा बढ़ती है, विसरण की दर बढ़ती है, गैसों का प्रसार हमेशा बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता जरूरी नहीं बढ़े, घट भी सकती है, लेकिन वाष्प, विसरण और गैसों का प्रसार हमेशा बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि जो लार को स्रावित करती है, इस लार रस में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है। देखो मुख में किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सबसे पहले बॉडी में किस चीज का पाचन या डाइजेशन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ पर आपका स्टार्च सरल शर्करा में बदलता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, सरल शर्करा में बदलता है, ये याद रखिएगा। मुंह में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और अमाइलेज, ठीक है, माल्टेज सॉरी। टाइलिन और अमाइलेज तो सेम ही है, ठीक है। आपके टाइलिन जिसको आप अमाइलेज भी बोलते हो और दूसरा माल्टेज, ठीक है। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। स्टार्च को सरल शर्करा में बदला जाता है, ठीक। चलिए ये देखिए, ये आपके मुंह के अंदर जो 3 ग्रंथि पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां मुंह में कितनी पाई जाती हैं, 3। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड जो आपके गाल में होती है, ठीक है। जब इन ग्रंथियों में सूजन आती है तो आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, गल सुआ, जिसको आप इंग्लिश में मम्स बोलते हो, ये एरिया सूज जाता है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी 2 ग्लैंड आपकी मुंह में होती है, एक ऊपर एक नीचे,
सबलिंगुअल और सबमेंडिबल, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैव गैस या बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, है ना। बायोगैस का मेन अवयव क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन। तो देखो ये तो प्रोपेन ब्यूटेन तो एलपीजी में पड़ता है, किसे पड़ता है? एलपीजी में पड़ता है। फिर ठीक है, तो ये तो उसमें होगा नहीं। एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन ब्यूटेन पड़ता है और कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, इसीलिए इसमें दुर्घटना से बचाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, अब बचा क्या? एथेन मेथेन। एथेन मेथेन में बात करें तो मेथेन बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है, इसे याद रखिएगा। मेथेन को आप CH4 से भी लिखते हो, ठीक है। ये देखिए, ये इसका टिपिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। इसमें लगभग जो बायोगैस का ये संयंत्र होता है, रिएक्टर होता है, बायोगैस नेचुरल गैस होती है, कचड़े को, गोबर को सड़ा गला के बनाया जाता है ना। और मेथेन इसमें लगभग आपको 50 से 75% के बीच मिलता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, सबसे ज़्यादा इसमें मेथेन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बायोगैस की टिपिकल कंपोजिशन यही होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बायोगैस के बारे में। इसके बाद आता है दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है, क्यों? है ना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? पहला ऑप्शन है कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। दाब कुकर में वायुरुद्ध होने के कारण प्रतिवेश को ऊष्माहास नहीं होता है। जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब पकाए जाने वाले भोजन के क्वथनांक को प्रभावित करता है। कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक को घटा देता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए। कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है, उसका क्वथनांक बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखिए, बात को समझिए कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक। इसका एक फंडा, एक कॉन्सेप्ट होता है जो अगर एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर दिक्कत नहीं होने रही, ठीक है। गलनांक या क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गलनांक, पहले हम गलनांक देखेंगे फिर क्वथनांक देखेंगे, ठीक है। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ठीक है। जब भी बर्फ का टुकड़ा देखोगे तो नीचे से ही सबसे पहले पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलता है, क्यों? क्योंकि भाई उनके पास नीचे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है, ऊपर कम, ठीक। अब क्वथनांक का प्रभाव, दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है क्वथनांक। एक वायुमंडलीय दाब साधारणतः 100 डिग्री पर उबलता है। यदि दाब बढ़ा दें तो 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया जाए तो वो जल 125 डिग्री पर उबलेगा। 100 पर ना उबल के 125 पर उबलेगा, मतलब अब ज़्यादा हीट लेकर खाना जल्दी पकाएगा, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, तो दाब बढ़ाने पर किसी भी वस्तु का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्वथनांक अगर पानी का बढ़ेगा तो पानी अगर 100 डिग्री पे उबल रहा है, अब 100 पे ना उबल के 125 पे उबलेगा तो क्या वो ज़्यादा हीट लेगा ना। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे समझिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए। क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकल पाती, अतः बर्तन में रखे पानी खाद्य पदार्थ पर दबाव डालती है, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब यह 100 डिग्री से अधिक ताप पर उबलता है। ऐसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, मतलब 100 डिग्री वाली ऊष्मा उसे चाहिए रहेगी, उतनी ऊष्मा कम है। लेकिन जब 125 पे उबलेगा तो ज़्यादा ऊष्मा लेगा, और ज़्यादा ऊष्मा मतलब खाना जल्दी पक जाना। इसीलिए प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट यही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। कुकर जानते ही हो, सबके घर में कुकर होगा, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किस गैस के बुलबुले के कारण होते हैं? ठीक है, डबल रोटी में अक्सर आप देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं,
और वो बहुत मुलायम बनती है। वो किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से किसके कारण डबल रोटी और केक में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं? देखो ऐसे छोटे छोटे छेद बनते हैं, जो अंदर देखा है, एकदम महीन महीन छोटे छोटे एयर के बबल्स आ जाते हैं और उसको सॉफ्ट बना देते हैं, है ना, मुलायम बना देते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? ठीक है, तो उसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ऐसा उसमें होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए। ब्रेड का टुकड़ा, उबला और मता हुआ आलू, ग्लूकोज, नारियल का तेल। 4 चीजें दी हुई हैं। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन सा आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग देगा? देखो आयोडीन जो होता है काला नीला रंग स्टार्च के साथ मिलकर देता है। किसके साथ मिलकर देता है? स्टार्च। जब आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? वो या तो वो काला नीला रंग दे देता है ना। अब हमको ये देखना है कि इसमें से स्टार्च क्या क्या है। देखो ब्रेड का टुकड़ा स्टार्च है कि नहीं? तो ये तो स्टार्च है ही है, और आलू भी तो स्टार्च का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन ग्लूकोज स्टार्च नहीं है। ठीक है, और ना नारियल के तेल में स्टार्च होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो याद रखिएगा आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो काला नीला रंग देता है। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कपूर कैम्फर का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपतन, संघनन, आसवन या वाष्पन? तो कैम्फर का शोधन होता है वो मूल रूप से ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसे याद रखिएगा। ये देखिए ये इस तरह का होता है, ऊपर कॉटन लगा दिया जाता है, फनल रख दी जाती है। ठीक है, नीचे कैम्फर एक बीकर में करके रख दिया जाता है और फिर वो गर्म किया जाता है और धीरे धीरे वो छन के नीचे आता है और वो प्योरीफाई हो जाता है ना। तो ये सब्लिमेशन मेथड यही कहलाता है। इसी मेथड के द्वारा कपूर या कैम्फर का शोधन होता है। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी गैलरी में कोई दर्शक किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करके आ रहा है। दर्पण के सापेक्ष इस दर्शक के प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं और 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले आ रहे हैं तो आपकी इमेज भी इसी स्पीड से चली आएगी, है ना। तो आपकी और आपके प्रतिबिंब की बीच की सापेक्ष गति 2.5 माइनस 2.5, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगी। 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड 2 है, नीचे वाला 5 मीटर पर सेकेंड दर्पण की ओर। ठीक है, दर्पण की ओर। ठीक, ये याद रखिएगा, दर्पण से दूर नहीं, दर्पण की ओर आएगा। देखो चलते हुए दर्पण की ओर ही तो आएंगे दोनों लोग, तो दोनों की सापेक्षिक गति कितनी होगी? 5 मीटर प्रति सेकेंड दर्पण की ओर। ठीक, चलिए। कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है। तैरते समय इस गुटके का आभासी भार आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार बदलेगा। ठीक है, और उसके अनुसार क्या होता है? गुटके द्वारा विस्थापित जल का भार के बराबर होगा। गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। इसका आभासी भार गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। ये दूसरा वाला हो नहीं सकता है, तीसरा वाला नहीं हो सकता है, चौथा वाला नहीं हो सकता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ बायनेंसी भी इसी पर बेस्ड होता है, और जो आपकी समरीन पनडुब्बियाँ होती हैं वो इसी पे काम करती हैं। इसके अलावा लैक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। सोने की शुद्धता का भी पता हम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। फिर आते हैं वर्ण कोड की अंतरराष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयुक्त तारों का विद्युत रोधी आवरण इस प्रकार होगा। आपने कभी बड़ा सा वायर देखा है जो तीन उसका होता है, उसमें 3 कलर होते हैं तार के। तो इंटरनेशनल कोड उसका क्या है ना। उसमें देखो लाल होता है, काला होता है और हरा होता है। ठीक है, लाल विद्युतमय दिखाता है, उदासीन काला दिखाता है, और जो अर्थिंग होती है वो ग्रीन कलर से दिखती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में अर्थिंग होती है, लाइव
या करंट जो होता है रेड कलर में होता है, न्यूट्रल काले रंग में होता है। ये इसका स्टैंडर्ड है। अब नया भी आ गया, ग्रीन येलो में आपका अर्थिंग हो गई, ब्राउन में लाइव हो गया, ब्लू में न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी ये पेपर में नहीं आता है, पेपर में यही आता है, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ग्रीन अर्थिंग के लिए, रेड लाइव वायर मतलब फेस के लिए है, और न्यूट्रल ब्लैक के लिए है, इसे याद रखिएगा, ठीक। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल उगाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित फसल, ठीक है। ये सही जवाब है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बाकी तो क्वेश्चन में ऑप्शन फसल वाले हैं ही नहीं, है ना। फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन एक साथ 2 फसल नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसल उगाना होता है। और अंतः फसीकरण ये एक अलग विधि होती है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है? कोशिका मतलब सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका द्रव से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, जीव द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति तो सब में नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति तो प्लांट में पाई जाती है, तो ये तो नहीं होगा। अब जीव द्रव भी नहीं होगा, झिल्ली ही होगी। कौन सी झिल्ली होगी? केंद्रक की कोशिका। तो भाई इसमें क्या आंसर होना चाहिए? ए और सी में से कोई एक झिल्ली होगी, क्योंकि झिल्ली ही दोनों चीजों के बीच लेयर बनाती है। अब कौन सी झिल्ली होगी? केंद्रक की कोशिका, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली तो सबसे बाहर होती है, तो भैया वो आपके केंद्रक के पास तो नहीं होगी। तो केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो सबसे आउटर लेयर है, और अगर प्लांट सेल है तो फिर दूसरे नंबर की लेयर है, सबसे आउटर कोशिका भित्ति होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वैसे प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत तो भैया सोयाबीन होता है, लगभग 40% स्रोत मिलता है 100 ग्राम में, है ना। लेकिन यहाँ पर रागी है, बाजरा है, दालें हैं, मक्का है, तो इसमें दाल है। दालों में लगभग 15% तक प्रोटीन हमें मिल जाता है डेली लाइफ का, है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक। और इससे भी ज़्यादा कोई प्रोटीन देता है वेजिटेशन फूड में, तो मतलब वेज में, तो वो आपका सोयाबीन है। और नॉनवेज तो पूरा प्रोटीन से भरा होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग करना, रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। बॉडी को एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। फाइबर क्या करता है? खाने का पाचन में मदद करता है, ठीक है। विटामिन्स मिनरल्स आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए, परितंत्र के संबंध में निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस प्रदेश में उत्पादकता सबसे अधिक होगी? इकोसिस्टम में इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस में होगी? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में, विषुवतीय प्रदेश में, या मध्य अक्षांशीय घास भूमि में? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का जो रीजन है यहाँ पर कौन सा होगा? वो रीजन आपका होगा, देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ओशियन की होती है, खुला तंत्र, लेकिन वो नहीं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर भूमध्य या विषुवत रखिए, देखिए प्रदेशों से इंडिकेट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना का पाया जाना सबसे ज़्यादा ओशियन में होती है, ठीक है। लगभग देख लो कितना, लगभग 180 किलो कैलोरी प्रति ईयर, है ना। उसके बाद फॉरेस्ट में होती है लगभग 170 किलो कैलोरी प्रति ईयर। तो इस तरह से सबका अलग अलग होता है, और डेजर्ट में सबसे मिनिमम होती है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रम हमें दिखाई देता है ना। प्राकृतिक वनस्पतियों पेटियों का अनुक्रम मतलब उनका एक घटता हुआ क्रम हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वनों में, पर्वतीय वनों में, कटीले वनों में। तो देखो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है और साइंस का भी है, क्योंकि प्लांट वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका सही जवाब पर्वतीय वनों में। जब आप पर्वतीय वनों की स्टडी करोगे तो देखोगे वहाँ पर आपको पर्णपाती वन भी, सदाबहार वन भी और पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर एक अनुक्रम आपको मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो अलग अलग प्रकार के वनों का आपको
स्वरूप मिलेगा या वन मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अनुक्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग वन वहाँ पर मिलेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, याद रखिएगा 1973 इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। कौन सा टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इंडिया में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की बात हुई और शुरुआत हुई आपकी जिम कॉर्बेट से और बांदीपुर से। ठीक, और उसके बाद आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया में 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने बन गए? 52, है ना। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 52। अभी 52 वाला अभी लास्ट मंथ ही बना है, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है। किस स्टेट में है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, उसका नाम भी बताइए, है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं टाइगर के बारे में। देखो टाइगर की जो जनगणना होती है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर एशिया में, और एशिया में कहाँ? भारत में पाए जाते हैं। और टाइगर की जनगणना हर 4 साल में होती है। कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, हमने कसम खाई थी कि अगले 10 साल में 12 साल में टाइगर की जनसंख्या को बदलेंगे, 2020 तक डबल करेंगे, लेकिन हमने क्या किया? समय से पहले ही उसको डबल कर लिया, है ना। 1400 से 2967 में आ गए हैं और अभी 2018 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में कितने बाघ हो गए? 2967। 2967 बहुत होते हैं, इसे याद रखिए। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? एमपी में, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक में। ठीक है, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? एमपी में है। ठीक है, नई डेटा के अनुसार, है ना, इसे याद रखिएगा। तो गाइस ये तो हो गया हमारे साइंस के 2 साल के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक और शेयर करते जाइए और पूरा वीडियो देखा करिए और बार बार देखिए। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।